प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने नीति शास्त्र में भ्रष्टाचार नामक टॉपिक को खत्म कर लिया है। हमने इसके 3 लेक्चर लिए थे और तीनों वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। और साथ साथ सब लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है, यहाँ पर जो लोग ये वीडियो देखते हैं, जिनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। दूसरी बात, आज हमने बोला था कि हम एक नया चैप्टर या एक नया अध्याय चालू करने वाले हैं, वो है दार्शनिक और विचारकों के ऊपर। जो हमारे दार्शनिक हैं, जो हमारे नीति शास्त्र के परीक्षा में, एथिक्स की परीक्षा में 2 दार्शनिक वगैरह लोगों के बारे में पूछा जाएगा, उसके ऊपर हम आज एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं, किसके ऊपर? दार्शनिक लोगों के ऊपर, ठीक है। दार्शनिक और विचारक जो है हमारे, उनके ऊपर एक हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं आज, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ये जो टॉपिक है लगभग 15 से 16 दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो दार्शनिक वगैरह हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं रोज एक दार्शनिक को लेके आऊंगा जो महत्वपूर्ण है ज्यादा, उन पर पूरे दिन लगाऊंगा, एक टॉपिक को पूरा लेक्चर में निपटाऊंगा, ठीक है। और जो दार्शनिक जो ऐसे छोटे छोटे हैं, जिनकी कम नीतियां या कम सिद्धांत हैं, उनके कम कम दर्शन दिए उन्होंने, तो ऐसे टॉपिक्स को हम एक दिन में 2 या 3 कवर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें लगभग 14 से 15 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है वो है दार्शनिक और दार्शनिक और विचारक। तो हम सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो नीति शास्त्र में हम दार्शनिकों को क्यों पढ़ते हैं? नीति शास्त्र में हम दार्शनिकों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी काफी नीतियां रहती हैं, उनके ऐसे दर्शन रहते हैं जो वो धर्म के ऊपर देते हैं, वो समाज के ऊपर देते हैं, या फिर वो ऐसे महिलाओं के ऊपर देते हैं जो कि आज के जीवन में काफी ज्यादा उपयोगी रहते हैं, ठीक है। क्यों उपयोगी रहते हैं? वो नीति शास्त्र में हमें क्या देते हैं? नैतिक मूल्य सिखाते, जीवन जीने का तरीका सिखाते, समाज को किस तरीके से जीवन जीने का तरीका अपनाना चाहिए, एक धर्म में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। ऐसे दार्शनिकों ने अपनी अपनी नीतियां, अपने अपने विचार, धर्म, समाज और व्यक्ति के ऊपर अपनी अपनी नीतियां दी हैं। ऐसे अच्छे दार्शनिकों को हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे, नीतियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आज जो हम दर्शन शास्त्र या फिर जो दार्शनिक लोगों को पढ़ने जा रहे हैं, उनको क्यों पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने आपके सिलेबस में सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया है जैन धर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद दिया है बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन और बौद्ध धर्म हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो इतने बड़े धर्म बन गए, तो उनके पीछे क्या क्या सिद्धांत हैं उनकी आपने जब देखा होगा, पढ़ते होगे, तो आपने वहां पे दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा, ठीक है, ज्ञान मीमांसा और आपने नीति मीमांसा जैसे शब्द सुने होंगे। लेकिन आपको आज तक इन तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा या फिर आचार मीमांसा बोलते हैं, ठीक है, इसका आज तक आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं इन दार्शनिक मतलब होता है कि हम इनकी आज दर्शन पढ़ने वाले हैं। क्या? हम इनके दर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इनके दर्शन, इनकी नीतियां क्या क्या हैं उनको पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि ये दर्शन, ये नीतियां इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं एक नीति शास्त्र में, ये दार्शनिक इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एक दर्शन शास्त्र नामक एक विषय है जो कि इन्हीं नीतियों और जो व्यवहार चरण है, जो चाल चलन है, उनके ऊपर बनाया गया है। तो ये दर्शन शास्त्र है वो हमको क्या बताता है? इसके अंदर 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी है? एक तत्व मीमांसा नाम की चीज है। क्या है? तत्व मीमांसा, ठीक है। और एक है ज्ञान मीमांसा, ठीक है। और एक है आपकी नीति मीमांसा। उसी नीति मीमांसा को आप लोग नीति शास्त्र बोलते हो। क्या बोलते हो? नीति शास्त्र। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। क्या बोलते हो? नीति शास्त्र। इसको आचार मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा, ये दर्शन शास्त्र के क्या हैं? भाग हैं, ठीक है। क्या है? भाग हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा होती क्या है और ये नीति मीमांसा क्या होती है। वैसे हमने नीति शास्त्र की डेफिनेशन तो आपको दे दी थी, ठीक है, फिर भी हम इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी दार्शनिक को, जब हम दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने
काफी बार जीवों के ऊपर, आत्मा के ऊपर, आज के जगत के ऊपर, काफी ज्ञान के ऊपर काफी सारे बातें की हैं। तो हमको ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम किसी दार्शनिक को पढ़ें या दार्शनिक पे चलें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या होती है। ठीक है, तो आज हम चलने वाले हैं सबसे पहले तत्व मीमांसा पे। क्या पे? तत्व मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या होता है? ये क्या होती है? एक वास्तविकता। ठीक है, क्या होती है? एक वास्तविकता होती है, या ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, ठीक है, उसके बारे में ये बताती है। ब्रह्मांड किन किन तत्वों से बना है, ब्रह्मांड में कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या वास्तविकता है। ठीक है, तो इन तत्वों के बारे में तत्व मीमांसा हमें बताती है। ठीक है, तत्व मीमांसा से हम बताएंगे, ये इसका जो दो शब्दों से मिलाकर बना है, तत्व प्लस मीमांसा। ठीक है, तत्व प्लस मीमांसा, मतलब यहां का इसका मतलब हो गया कि तत्वों का विश्लेषण। क्या हुआ? तत्वों का हम यहां विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तत्वों का विश्लेषण हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तत्वों का विश्लेषण करते हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं जिनका हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं, क्यों जरूरी है ये? ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? हम तत्वों का विश्लेषण करते हैं। तो तत्वों का विश्लेषण क्या होता है, इसमें हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि तत्व क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, ठीक है, तत्व के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या होता है? तत्वों का विश्लेषण होता है। क्या होता है? तत्वों का विश्लेषण होता है। कैसे? तत्वों का, एक वास्तविक तत्वों का, या फिर कह सकते हैं जो कि प्रकृति है, जो भी आज की प्रकृति है और जो ब्रह्मांड है उसकी प्रकृति के ऊपर जो भी तत्व हैं, ठीक है, वास्तविकता है, उसके तत्वों का क्या होता है? विश्लेषण होता है। ठीक है, तो तत्व क्या है? तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, तत्व क्या है? तो तत्व है जगत। ये पूरा जो चीज है ना, इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। तत्व क्या है? जगत है। ठीक है, तत्व क्या है? जगत है। ठीक है, आत्मा है। ठीक है, और तत्व क्या है? तत्व है ईश्वर। ठीक है, तत्व क्या है? जगत है, तत्व आत्मा है, और तत्व क्या है? ईश्वर। ये तत्व है। ठीक है, तो अब इस जगत के बारे में हम देखेंगे कि ये जगत होता क्या है, वास्तविकता में जगत क्या है। तो इसमें काफी लोगों ने अलग अलग अपने दर्शन दिए हैं कि जगत के बारे में, कि जगत का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। ठीक है, जगत की व्यवस्था कैसी है, ये जगत है उसमें कौन कौन से तत्व हैं जिसकी व्यवस्था कैसी है। ठीक है, जगत नित्य है या अनित्य है। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या होती है? तत्व मीमांसा वास्तविकता, ठीक है, और ब्रह्मांड की प्रकृति है उसको बताती है। ठीक है, उसके में जो तत्व हैं, वास्तविकता में कौन कौन से तत्व हैं जिससे इंसान बना है। आत्मा एक तत्व है, ब्रह्मांड बना है, तत्व है। किसी चीज के पीछे क्या तत्व है, उसके ऊपर क्या है? तत्व मीमांसा पूरा कार्य करती है। ठीक है, अब हम जगत के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, जगत का निर्माण हुआ है या विकास। देखो, निर्माण और विकास में अंतर क्या है। मान लो किसी पेड़ है ना, पेड़ का विकास होता है, ठीक है, निर्माण नहीं होता है। पेड़ का हमेशा विकास होता है, निर्माण नहीं होता। निर्माण होता है उसके अंदर बीज का। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, इसका हमेशा विकास होता है, इसका हमेशा विकास होता है, लेकिन जो निर्माण होता है वो किसका होता है? बीज का निर्माण होता है। जैसे कोई घर है, उसका कभी क्या होगा? विकास नहीं होगा, उसका हमेशा निर्माण होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने, काफी लोगों ने बोला कि जो जगत है उसका निर्माण हुआ है। काफी लोगों ने बोला कि नहीं, जगत का तो विकास हुआ है। जैसे जगत का जो निर्माण हुआ है, ऐसे काफी लोगों ने बोला जगत का निर्माण। ठीक है, क्या बोला? जगत का तो निर्माण हुआ है। लेकिन काफी वो लोगों ने बोला, काफी दार्शनिक लोगों ने बोला कि जगत का तो विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है, जगत का तो विकास हुआ है। तो जगत का जो निर्माण है उसको बोलते हैं सृष्टिवाद। क्या बोलते हैं? सृष्टिवाद। जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं
सृष्टिवाद, मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जो जगत का विकास है उसको बोलते हैं विकासवाद, इसको विकासवाद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विकासवाद। ठीक है, तो काफी लोगों ने बोला कि जगत का जो निर्माण है वो होता है। ठीक है, तो इसमें चार्वाक नाम के एक व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने बोला कि जगत का जो निर्माण हुआ है, जगत का जो निर्माण हुआ है वो अग्नि, वायु, जल और भूमि। ठीक है, ठीक है, इससे जगत का निर्माण हुआ है। जबकि साइंस बोलती है हमारी, तो जगत का जो निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से ये जगत का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस पे अलग अलग भेद हैं। साइंस हमेशा इसको नहीं मानती है, साइंस बोलती है नहीं, साइंस बोलती है हमेशा जो जगत का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, यहां से हुआ है। लेकिन चार्वाक बोलते हैं नहीं, जगत का जो निर्माण हुआ है वो अग्नि, वायु और जल से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? अग्नि, वायु और जल से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं, जगत का निर्माण नहीं हुआ है, जगत का विकास हुआ है। जगत का विकास कैसे हुआ है? ठीक है, जगत का विकास हुआ है, इन्होंने बोला कि ईश्वर ने जगत का निर्माण की विकास किया है। विकास कैसे किया ईश्वर ने? कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने खुद के अंदर से जगत का विकास किया है। ठीक है, क्या किया? खुद के अंदर से जगत का विकास किया है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ईश्वर ने क्या किया है? बाहर के तत्वों को लिया है और उन तत्वों से क्या किया है? जगत का विकास किया है। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर ने खुद अपने अंदर से दूसरी चीजों को बनाया, मानव को बनाया, उससे क्या हुआ है? जगत का विकास हुआ है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ईश्वर तो एक बाहरी स्वरूप है, इसने क्या किया है? इसने क्या किया है? बाहर से के कुछ तत्वों को मिलाया, उससे क्या किया? जगत का विकास किया है। कुछ लोगों का मानना ये है। ठीक है, तो मानना ये है। ठीक है, ये तो हुआ जगत का निर्माण और जगत का विकास। ठीक है, अब जगत की व्यवस्था कैसी चलती है? ठीक है, जगत की व्यवस्था कैसी चलती है? तो जगत की व्यवस्था पे लोगों ने अलग अलग बोला। पहले लोगों ने बोला कि नहीं, जगत की जो व्यवस्था है वो अपने आप चलती है। क्या चलती है? अपने आप चलती है। ये किसने बोला? चार्वाक ने बोला। चार्वाक ने बोला कि जगत की व्यवस्था है वो अपने आप चलती है। ठीक है, इसी में एक ने बोला कि नहीं, जगत की जो व्यवस्था है वो कर्मों के सिद्धांत पे चलती है। कर्मों के सिद्धांत मतलब जैसे जैन धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ठीक है, हिंदू धर्म के सिद्धांत, इन कर्मों के सिद्धांत पर जगत की जो व्यवस्था है वो चलती है। कुछ लोगों ने ये बोला। ठीक है, नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ईश्वर द्वारा जगत की व्यवस्था चलती है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, जो जगत की व्यवस्था है वो क्या चलती है? ईश्वर के द्वारा चलती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काफी लोगों के विवाद हैं इस पे। ठीक है, किस तरीके से जगत की व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, अब जगत नित्य है या अनित्य, इस पे बात करते हैं। तो सभी दार्शनिकों ने, लगभग बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने हमेशा यही बोला, जो जगत है वो अनित्य है। अनित्य मतलब होता है जो नष्ट हो सकता है। ठीक है, जगत एक ऐसी चीज है जो नष्ट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये जगत नाम की चीज पूरी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आत्मा पे। ठीक है, अब किस पे चलते हैं? आत्मा पे। तो आत्मा क्या है? आत्मा जो तत्व है वो क्या है? ठीक है, तो किसी ने बोला कि आत्मा क्या है? चैतन्य है। क्या है? चैतन्य या चेतन। मतलब कि आत्मा क्या है? चेतन है। आत्मा क्या है? चेतन है। इसमें क्या करती है? आत्मा खुद का चिंतन करती है। क्या करती है? चिंतन करती है। आत्मा क्या करती है? चिंतन करती है। आत्मा चिंतन करती है। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी चीजें, निर्णय लेते हो आप, उसका चिंतन करती है आत्मा। और जो भी गलतियां हैं, जो भी सही चीजें हैं, उसको कौन सही करती है? ये आत्मा सही करती है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप माना गया है। और किसी ने बोला कि आत्मा तो विकास करती है, जैसे जैन धर्म में बोला गया कि आत्मा विकास करती है। ठीक है, आत्मा विकास करती है। ठीक है, ठीक है, किसी ने बोला ईश्वर के ऊपर, किसी ने बोला ईश्वर का अस्तित्व है, किसी ने बोला ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, किसी ने
प्रकृति को ईश्वर माना, ठीक है, किसी ने आत्मा को ईश्वर माना। दार्शनिक लोगों ने अपने अपने क्या किए हैं, मतभेद दिए हैं। तो उन्हीं दार्शनिक लोगों के हमें जो नियम हैं, जो नीतियां हैं, जो दर्शन हैं, जो विचार हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो हमें समझ में आ गया होगा तत्व मीमांसा क्या है। तत्व जो मीमांसा है वो क्या है, तत्वों का विश्लेषण है। यहाँ पे तत्वों का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, तत्वों का विश्लेषण करते हैं। कैसे तत्वों का विश्लेषण करते हैं, जो वास्तविकता में हैं, ठीक है, और जिनके आधार पर इस ब्रह्मांड की जो आधार है, जिनके आधार पर इन ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, या फिर जिसके आधार पर हम ब्रह्मांड की जो प्रकृति है उसको हम देख पाते हैं, उसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है ज्ञान मीमांसा क्या होता है। ठीक है, जब हम ये तीनों पढ़ लेंगे तभी हम बौद्ध और जैन धर्म को समझ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम नहीं समझ सकते, उससे पहले हम नहीं समझ सकते। अगर हम आपको बौद्ध धर्म या जैन धर्म पढ़ाते, उनके बीचों में ये चीज बताने लगते, तो उनके बीच में जो सिद्धांत आए हैं तत्व मीमांसा से या ज्ञान मीमांसा के अंदर से, उन्होंने जो अलग अलग विचार या अलग तत्वों के बारे में बात की है, ज्ञान के बारे में बात की है, फिर हम उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ इस पर रहता है कि, या फिर आप लोग बोलते सर आपने तो ये समझाया नहीं, बुकों में भी आपको नहीं मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं ज्ञान मीमांसा की। ठीक है, ज्ञान मीमांसा क्या होता है। ज्ञान मीमांसा ऐसी विश्लेषण है या फिर एक ऐसा वास्तविक ज्ञान होता है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी चीज की खोज करते हैं। ठीक है, किसी चीज की खोज करते हैं, उसकी सीमा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसकी सीमा जानने कर उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा क्या होता है, किसी चीज का विश्लेषण होता है या फिर ऐसा ज्ञान होता है जिसके आधार पर हम किसी चीज की खोज करते हैं, किसी ज्ञान की खोज करते हैं, किसी चीज को पहचान पाते हैं। ठीक है, उस चीज के बारे में अनुभव कर पाते हैं, उसे बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक है, सत्य की खोज जैसे करोगे आप, तो कैसे पता करेगा ये चीज सही है या गलत, तो इसके लिए आपको इस वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान की भी सीमा होना चाहिए। ये नहीं कि आप ज्ञान कैसे भी दे रहे हो, ज्ञान की एक सीमा होना चाहिए, ज्ञान के प्रकार होना चाहिए, ज्ञान का महत्व होना चाहिए। ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा में। तो हम देखो, ज्ञान मीमांसा है उस वो काम किस पे करती है, काम करती है कि तुम्हारा अनुभव क्या है। ठीक है, तुम्हारा अनुभव और अनुमान क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि ये एक क्या है, पेड़ है। मैंने बोला ये एक पेड़ है, तो मुझे कैसे पता ये पेड़ है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा। क्या लिखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, इसको सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से देखा, फिर मैंने अनुमान लगाया। क्या लगाया, अनुमान लगाया इसको, फिर मैंने क्या लगाया, अनुमान, कि ये चीज मैंने पहले देखी है। और अनुमान किसके आधार पर लगाएंगे, अनुभव के आधार पर लगाएंगे। अनुमान हम जो लगाएंगे वो किसके आधार पर लगाएंगे, अनुभव के आधार पर लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे दिमाग में विचार आए। क्या विचार आए, या अनुमान लगाया हमने कि ये चीज क्या है, वो चीज है। वो चीज कौन सी है, तो हम इसको शब्द से बयां करेंगे, शब्द से बयां करेंगे कि ये क्या है, पेड़ है। क्या है, पेड़ है। तो ज्ञान मीमांसा, जो ज्ञान मीमांसा है वो तीन इन चीजों पे होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, ज्ञान होता है कि वास्तविक ज्ञान, ज्ञान मीमांसा में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, वास्तविक ज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ता है कि वास्तविक ज्ञान होता क्या। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से, फिर उस चीज के बारे में हम उसका अनुमान लगाएंगे। अनुमान किसके आधार पर लगाएंगे, अनुभव के आधार पर लगाएंगे कि हमने इस चीज को पहले कहां देखा है, पढ़ा है या जाना है, उसके किसके, उस पर जाके, उसकी हिस्ट्री पे जाके। ठीक है, अनुभव करेंगे उसको, फिर हम अनुभव करने के बाद अपने शब्दों से उसको बयां करेंगे कि ये पेड़ था। क्या था, एक पेड़ था। ठीक है, तो ये हुई ज्ञान मीमांसा। ठीक है, क्या हुई, ज्ञान मीमांसा। और हम पढ़ने वाले हैं नीति मीमांसा। क्या पढ़ने वाले हैं, नीति मीमांसा। तो नीति मीमांसा जो होती है, ठीक है, नीति मीमांसा जो होती है, इसको आचार मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नीति शास्त्र भी बोलते हैं, मतलब इथिक्स। ठीक है, इसको नीति शास्त्र भी बोलते हैं। तो नीति मीमांसा क्या होती है, जब हमने पता कर लिया कि ब्रह्मांड है,
ये क्या क्या चीजों से, तत्वों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, हमने तत्वों का विश्लेषण कर लिया। तत्वमीमांसा में काफी दार्शनिकों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए तत्वों के ऊपर, जो हमने देखा था। फिर ज्ञान मीमांसा में भी अलग अलग जो दार्शनिक हैं उसको अपने क्या देते हैं, विचार देते हैं। नीति मीमांसा क्या करता है, नीति मीमांसा इन्हीं विचारों, इन्हीं सिद्धांतों, ठीक है, इन्हीं दर्शनों को क्या होता है, संकलन होता है। क्या होता है, संकलन, मतलब होता है ये इन विचारों, इन दर्शन, इनका क्या होता है, संलग्न होता है। क्या होता है, विवेचन होता है। तो हमने पहले डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि नीति शास्त्र एक ऐसे सिद्धांतों का संलग्न या विवेचन होता है जिनके आधार पर हम मानवीय क्रियाओं को क्या कर सकते हैं, मानवीय क्रियाओं को या उनके उद्देश्यों का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं। तो ऐसे ही तत्व मीमांसा में जो दर्शन दिए गए हैं, ज्ञान मीमांसा में जो दर्शन दिए गए हैं, उन्हीं दर्शनों को, उन्हीं सिद्धांतों को हम नीति मीमांसा में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जान पाए कि वास्तविकता में ज्ञान क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, ठीक है, वास्तविकता में नैतिक मूल्य क्या होते हैं। ऐसे दर्शन दिए गए, इसमें काफी लोगों ने अपने अपने दर्शन दिए। महात्मा गांधी ने अपने दिए, ठीक है, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने दिए हैं, ठीक है, महावीर ने अपने दिए हैं, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने दिए हैं, ठीक है। तो इन्हीं सिद्धांतों को, इन्हीं विवेचनों को क्या करना है, हमें नीति मीमांसा में या फिर आचार मीमांसा में या फिर नीति शास्त्र या एथिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या फिर नीति मीमांसा क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, दर्शन शास्त्र की क्या है, दर्शन शास्त्र की क्या है, ये शाखा है, ठीक है। ये तीनों चीजें दर्शन शास्त्र की शाखा, इन्हीं तीनों चीजों से दर्शन शास्त्र बनता है। क्या इस पे अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग दार्शनिक लोगों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए, अपनी अपनी नीतियां दी, ठीक है। तो इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर क्या हुआ, हमने इन सिद्धांतों का संलग्न किया, इनका विवेचन किया। उन्हीं आधार पे आज हम नैतिक मूल्यों को, जो हम बताने वाले थे, सबसे पहले हमने बताया था कि सामाजिक में जो दर्शन है, सामाजिक दर्शन है, सामाजिक जीवन किस तरीके से होना चाहिए, धार्मिक दर्शन कैसा होना चाहिए, धार्मिक जीवन किस तरीके का होना चाहिए। तो इन जीवन, इन दर्शनों के ऊपर अलग अलग दार्शनिक लोगों ने, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विचारकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो उन्हीं सिद्धांतों को हम कल से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महावीर और जैन धर्म के सिद्धांत किस तरीके के थे, फिर हम देखेंगे बुद्ध धर्म के सिद्धांत किस तरीके से। इस तरीके से हम धीरे धीरे पूरे सिलेबस में जितने भी दार्शनिक लोग हैं, जितने भी विचारक लोग हैं, उनके सिद्धांतों को पूरा करेंगे। लेकिन अब हम वहां पे आपको तत्व मीमांसा और जो आपकी ज्ञान मीमांसा या नीति मीमांसा जैसी चीजें समझाएंगे नहीं, लेकिन हाँ वहां पे हम ये बताएंगे क्या ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा के अंदर ये जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इसने क्या क्या सिद्धांत दिए, तत्व मीमांसा को किस तरीके से बताया कि हम कौन कौन से तत्वों को मानते हैं, ये इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है किस तरीके से हुआ है, कौन कौन से तत्व हैं। उसने आत्मा को माना है, जैसे हमने बोला था वहां पे एक आत्मा तत्व है, तो कोई आत्मा को मानता है, कोई आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम तत्व की बात करेंगे, हम ज्ञान की बात करेंगे। तो हम किसको पढ़ने वाले हैं, अब दार्शनिकों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसको पढ़ने वाले हैं, दार्शनिकों को। कल हम इन दार्शनिकों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। कल पूरा लेक्चर लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का होगा, वो पूरा जैन धर्म के सिद्धांत पूरे हम कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी पूरा सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमें उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।